2011 में केरल में एक पद्मनाभ मंदिर है। उसके मंदिर के 7 कक्ष हैं, 7 रूम हैं। उसमें से केवल एक रूम का दरवाजा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी। और वो मंदिर का एक दरवाजा खोलने के पश्चात उसके अंदर इतना सोना था कि पूरे भारतवर्ष का एक वर्ष का बजट जितने करोड़ रुपए का होता है उतने करोड़ का सोना केवल एक रूम में उपलब्ध था। ये न्यूज में भी बहुत सारा आया था, और यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे पद्मनाभ मंदिर का तो वो आएगा आपको। इतना सोना केवल एक मंदिर के एक रूम में। बाकी के रूम, जो 6 रूम बचे थे, उसको खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मनाही किया था, इसलिए वो खोले नहीं। केवल एक रूम खोला था, इतना सोना। और आज पूरे भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं जिसमें हजारों कक्ष हैं, और उसमें कितना टन सोना होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया चलेगा कि सिर्फ, और पूरे दुनिया में जितना सोना है उसका 11% सोना केवल भारत के नागरिक के हिसाब से देखे तो भारत केवल 2% है दुनिया के अनुपात में। और विशेष बात ऐसी है कि भारत में कोई सोने की खदान भी नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि भारत में ही खदान है और सोना बनाया गया और सोना यहाँ लोगों के पास है। ये सोना आया कहाँ से? अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखते हैं तो एक बात ध्यान में और एक आएगी कि भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि जो भी पैसे कमाए जाते हैं उसमें अधिकतर 10% तक दान दिए जाते हैं। यानी मंदिरों के पास जो सोना है वो दान दिया हुआ सोना है, 10%। और 90% लोगों के पास है। ये 11% जो सोना कह रहा हूँ, जो जिन्होंने बिल फाड़ कर सोना खरीदा है, उतना 11% है। लेकिन पीढ़ियों से जो चलता आया है घर में सोना, या फिर बगैर बिल के खरीदा हुआ सोना, अगर हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो वो करीब करीब 25% तक जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में सोना कब है? तो करीब करीब 1000 वर्षों तक मुगलों ने लूट कर लेके गए, 150 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ से लूट के लेके गए, उसके पश्चात भी इतना सोना आज भी भारत में है। ये कहाँ से आया? तो इसका कारण यह है कि भारत में अंग्रेज आने के पहले भारत के जो 6 लाख गांव थे, ग्राम थे, वो सारे के सारे स्वयं पूर्ण ग्राम थे। यानी गांव की जितनी भी जरूरतों की चीजें होती थी वो गांव में ही बनती थी। हर वस्तु का कारागिर गांव में होता था, और गांव की जरूरतें पूरी करने के बाद जो वस्तुएं बनती थी उसको मार्केटिंग करने के लिए गांव के ही युवा लोग तैयार होते थे। ऐसे 10 12 15 20 युवा तैयार हो गए जिनको घूमना पसंद है, मार्केटिंग पसंद है। तो गांव के कारागिरों ने बनाई हुई चीजें जो रोजमर्रा की हमें उपयोग में आती हैं, ऐसी सारी चीजें जो अधिक हैं, वो सारी जमा करते थे। और ऐसे 50 बैलगाड़ियां भर भर के वो पूरे देश या विदेश में भ्रमण करते थे, और ये सारा सामान बेचते थे। और वो पूरा हिसाब रखते थे कि किस कारागिर से कितना सामान लिया है। और उस समय पे रुपया पैसा नहीं होता था, जो भी लेन देन होती थी वो सोना चांदी में होती थी। तो गांव के लोगों का कहना होता था कि आप ये सारा सामान लेकर जा रहे हैं, लेकिन अपना सबसे बड़ा त्योहार होता है वो दिवाली। तो आप कुछ भी करिए और दिवाली के पहले आपको गांव में वापस लौटना है। चाहे जहां घूमना है आप घूमिए, लेकिन दिवाली के पहले आ जाइए। दिवाली से करीब 20 दिन पहले दशहरा आता है। उसके 9 दिन पहले से नवरात्रि आरंभ होती है। तो लोग हमेशा
जो भी मार्केटिंग के लिए जाते थे सामान लेकर, वो नवरात्रि के समय में लौट आते थे। और फिर घर पे आने के पश्चात सारा हिसाब करके दशहरा के दिन जिस जिस कारागिर से जितना जितना सामान लिया है, उस सामान के बदले में मिला हुआ सोना वो कारागिर के घर जाकर सोना देते थे। और जो कारागिर ने वो चीजें दी थी उसके बदले में सोना मिला है, तो उसके बदले में ये शमी वृक्ष के पत्र उनको देते थे। क्योंकि आप इतने घूम कर आए हैं तो आपकी पाचन व्यवस्था शायद बिगड़ गई होगी, या पित्त या कफ बढ़ा होगा, क्योंकि ये नवरात्रि के पहले वर्षा ऋतु होती है, तो वर्षा ऋतु में कफ बढ़ने की संभावना होती है, तो कफ बढ़ा होगा, तो आपके स्वास्थ्य रक्षा के लिए ये शमी के पत्र आप लीजिए। तो ये शमी के पत्र उनको दिए जाते थे और उसके बदले में सोना उन कारागिरों को मिलता था। और ये दिवाली के पहले मिला हुआ सोना फिर वो दिवाली बहुत अच्छी तरह से मना सके, इसलिए वो सोना उपयोग में आता था। इतना बहुत बढ़िया ये विषय यहाँ पर रखा था। अपने पूर्वजों ने सब सोचकर ये सारे त्योहार बनाए थे। मेरा जो अभ्यास के काफ़ी सारे विषय हैं, उसमें भारतीय संस्कृति का विषय काफ़ी अधिक मात्रा में मैं रखता हूँ। जो भारतीय त्योहार हैं, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है,